अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज, जिनमें जो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास वो खुद एनाटॉमी के बारे में है। आप सबने पढ़ा होगा, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड। हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स के स्ट्रक्चर और उनकी रिलेशनशिप के बारे में हम किस चीज में पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या साइटोलॉजी। तो आप सबको पता है कि फिजियोलॉजी फंक्शनिंग के बारे में है, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में है और एनाटॉमी इज द करेक्ट। तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद आई होप कि ये जो मैंने टिक किया ये आपको नजर आ रहा होगा। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? आप सबको पता है किडनी जो कि जिसके जरिए से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिन है, वो एक्सक्रिएट होता है। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? जैसे कि लाइफ का फंक्शनल यूनिट सेल है, मतलब जिंदगी का जो बुनियादी एक है, बुनियादी यूनिट है वो सेल है। तो ऐसे ही किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, या फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो उसका जवाब है सिंपल नेफ्रॉन। तो जो ग्लोमेरुलस है वो भी नेफ्रॉन के अंदर होता है, लूप ऑफ हैंडले भी नेफ्रॉन के अंदर होता है और कलेक्टिंग डक्ट भी नेफ्रॉन के अंदर होता है। ठीक है, तो एज अ होल हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है नेफ्रॉन। द डायफ्राम सेपरेट्स व्हिच टू कैविटीज ऑफ द बॉडी। डायफ्राम एक मसल है हमारे बॉडी के अंदर। अब सवाल ये है कि डायफ्राम हमारे बॉडी के दो कौन से कैविटीज को सेपरेट करता है? इस सवाल को समझने से पहले आपको कैविटी का पता होना चाहिए कि कैविटी है क्या। तो कैविटी होते हैं होलो कंपार्टमेंट जिनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। हमारे बॉडी के वो कंपार्टमेंट, वो होलो स्पेसेस, वो खाली जगहें जहां पर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं कैविटी। जैसे कि चेस्ट कैविटी, जो हमारा चेस्ट है वो भी एक कैविटी है। अब उस कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होंगे? जैसे कि लंग्स चेस्ट कैविटी में आ रहे हैं, या थोरेसिक कैविटी भी चेस्ट कैविटी को हम कह सकते हैं। और जो हमारा हार्ट है वो भी चेस्ट कैविटी या thoracic कैविटी में आ रहा है। तो कैविटी इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल होलो कंपार्टमेंट उन विच ऑर्गन्स lie, जिनके अंदर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि एक मसल है जो जिसका नाम है डायफ्राम, वो हमारे बॉडी में दो कैविटी को सेपरेट कर रहा है। अब वो दोनों कैविटी कौन से हैं? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है, एब्डोमिनल और पेल्विक को कर रहा है, क्रेनियल या स्पाइनल को कर रहा है, और पेल्विक और पेरिनियल कैविटी को कर रहा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है थोरेसिक कैविटी, या जिसको हम दूसरा नाम चेस्ट कैविटी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हमारा डायफ्राम मसल है वो बेसिकली हमारे जो बेली का जो रीजन है उसको हमारे चेस्ट रीजन से अलग करता है। तो दैट इज द डायफ्राम मसल। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट मूवमेंट इज लार्जली लिमिटेड ऑन वन एक्सिस। वो कौन सा ज्वाइंट है? ये मूवमेंट और ज्वाइंट वाले चैप्टर से आपका सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा ज्वाइंट है जिसमें जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस पे हो सकती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। आप एक्सिस को डायरेक्शन नहीं कह सकते, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। वो कौन सा ज्वाइंट है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, अब ये कैसे? हिंज ज्वाइंट का एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने हिंज देखा होगा। जब भी कोई दरवाजा, हमारे घर में जितने भी दरवाजे लगे होंगे ना, तो उन दरवाजों में हिंज लगा होता है। उन हिंज के जरिए वो ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, अब एक बात तो तय है कि ये हिंज हमेशा मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में करवाएंगी, मतलब टू एंड फ्रो एक ही डायरेक्शन हुई, कभी भी अप एंड डाउन वाली नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर अपने एल्बो को सीधे किसी भी टेबल पे रख के अप एंड डाउन करेंगे, तो ये जो जॉइंट आपका इस वक्त ये मूवमेंट करवा रही है, इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? हिंज जॉइंट। ठीक है, अब सिंपली ये है इसका आंसर। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट गिव्स स्किन इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। कौन सा प्रोटीन है जो हमारे स्किन को इलास्टिसिटी दे रहा है और उसको स्ट्रेंथ दे रहा है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज कोलेजन। द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इन अ नॉर्मल हार्ट, इन अ नॉर्मल हार्ट इज लोकेटेड इन द, जो हमारे बॉडी का जो पेसमेकर है, पेसमेकर सिंपली क्या होता है? हमारे हार्ट के अंदर
इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है जिससे हमारा हार्ट बीट कंटिन्यू रखता है, उस पेस मेकर को हम क्या कहें? ठीक है, तो दैट इज सिंपली एस ए नोड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, which blood vessel carry oxygenated blood from the lungs to the heart? वो कौन सा मतलब वेजल है जिसके जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट की तरफ आता है? ठीक है, तो आप सबको स्ट्रक्चर पता होगा कि हार्ट का स्ट्रक्चर वैसे क्या है। मैं यहाँ पे कोशिश करके ड्रा करता हूँ ताकि आप सबको समझ आए। तो आप सबको पता है कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, जस्ट अ मिनट, wait up, we are gonna clear this and again we are trying to make the structure of heart। ये कुछ इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे मुझसे यहाँ बन रही है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता है कि जो हार्ट होता है उसमें चार कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब चार वेंट्रिकल्स होते हैं, जो राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आप सबको ये पता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहाँ से बॉडी के अंदर एंटर होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा और ये यहाँ से एक दो तीन कस्पिड होंगे जिनको हम ट्राई कस्पिड कहेंगे। राइट आर्टिकल में आएगा, ये वाला है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से ये ब्लड डायरेक्ट जाएगा कहाँ? लंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो एंटर हुआ, अगर हम इसका कलर चेंज करें थोड़ा, तो यहाँ से जो ब्लड आएगा, ये जो ब्लड अंदर आएगा ये यहाँ से ट्राइकस्पिड को क्रॉस करके यहाँ से जाएगा सीधा लंग्स के अंदर। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो ब्लड जा रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब लंग्स क्या करेंगे? उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और उसको ऑक्सीजन देंगे। अब इस ब्लड को वापस हार्ट की तरफ आना है। आप कहेंगे वापस हार्ट की तरफ क्यों आना है, हालांकि ऑक्सीजनेटेड तो हो गई। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हार्ट इसी ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करेगा। तो ये वापस जो हार्ट की तरफ आएगा ये ब्लड, यहाँ पे ये जो आएगा, इस वेजल का नाम क्या है? सिंपली हमारा सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है पल्मोनरी वेन। ये जो वेन है जो लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन। सो आगे चलते हैं। इसका जवाब जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है पल्मोनरी वेन। और इसके साथ साथ आप एक बात याद रखें कि जो वेजल्स होते हैं वो दरअसल तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं आर्टरीज, दूसरे होते हैं वेन, तीसरे होते हैं कैपिलरी। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्यूरेटली जो मैंने पल्मोनरी वेन का बताया वही सवाल आए, लेकिन ये बात समझ लें जो वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स, वो तीन तरह के होते हैं। एक आर्टरी, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरी। ठीक है, जो आर्टरीज होते हैं उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन होते हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन ये है कि आर्टरी जितनी भी है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय एक के। और वो कौन सा आर्टरी होगा? वो होगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जितने भी वेन है सब वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी सिवाय एक वेन के जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, वो है पल्मोनरी वेन। अब इस सवाल को अगर आप देखें जो मैंने किया है कि वो कौन सी वेन वेजल है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो लंग्स से हार्ट की तरफ आएगा, तो वो पल्मोनरी वेन है। हालांकि बाकी जितने भी वेन है सबके अंदर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय से एक। तो आई थिंक थोड़ा लेंदी हो करेगा, इसको आगे चलते हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप हर जो सवाल आपके पेपर में आए उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो उसके बाद हमारे पास सवाल है द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोविलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका सवाल है। आप सबको पता है हम खाना खाते हैं तो इसका केमिकल डाइजेशन भी होता है, फिजिकल डाइजेशन भी होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजीनियम, जो तीन पार्ट हैं, डिड्यूनियम, जिजीनियम और इलियम, इनके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई? सिग्निफिकेंस, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं, या सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं,
या फूड को मूव करवाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। तो इसका सिंपल जो करेक्ट आंसर है दैट इज मूव इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर द एब्जॉर्प्शन। माइक्रोबिलाई एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हमारे पास बहुत ही एक आसान सवाल है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाती है जब ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो इसका सिंपल आंसर इंसुलिन है, जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करती है। अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये याद भी रखना है कि इंसुलिन हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, पेनक्रियाज में। जो बातें मैं बता रहा हूँ वो भी आप सबने नोट करनी है। इंसुलिन पेनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, पेनक्रियाज में भी कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स में इंसुलिन प्रोड्यूस होगा और ये इंसुलिन आके ग्लूकोज की जो लेवल है उसको कम करेगा। और जिनमें ये इंसुलिन नहीं बनता बीटा सेल्स में उनको हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। और डायबिटिक टाइप 1 है, डायबिटिक 2 है, इन पे अब इतना ज्यादा हम नहीं जा रहे, बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड वॉलंटरी मूवमेंट एंड बैलेंस। अब देखें, कोई भी इंसान है वो घूम रहा है, वॉकिंग कर रहा है, साइकिल चला रहा है, डांस कर रहा है। अब इस ये अपनी दोनों टांगों पे इन चीजों को कैसे बैलेंस कर रहा है, या हमारे बॉडी में ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है इस कोऑर्डिनेशन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो इस कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प करती है, हमारे बॉडी को अपनी बॉडी को बैलेंस करने में हमें मदद देती है। उसके बाद है हमारे पास द टर्म मीडियल रिफर्स टू द बॉडी पार्ट दैट इज डेश टू द मिड लाइन। जो हमारे बॉडी का मिड लाइन है, मिड लाइन बिल्कुल सेंटर, आप उसको समझ लें। इस सेंटर को जो मीडियल वर्ड है वो किस चीज को रेफर कर रही है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा देख लें, आ, ये रहा आपका। अब इसको मैं थोड़ा अगर आपको ड्रा करके दिखाऊं तो ये कोई भी एक इंसान है, ठीक है, आप कोई भी समझ लें, ठीक है। ये इसका मिड लाइन जो है, बिल्कुल जो मिड लाइन है इसके करीब 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 जो भी चीज होगा टुवर्ड्स द मिड लाइन होगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, तो उसको हम मीडियल को हम क्या बोलेंगे, वो चीजें जो इसके करीब होंगी, मतलब क्लोजर होंगी। तो वर्ड टर्म मीडियल का मतलब होता है क्लोज, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है क्लोज। मीडियल डज मीन्स क्लोज, लाइक अवर लिम्स आर मीडियल टू अवर बॉडी। हमारे जो हाथ हैं वो हमारे बॉडी के क्लोज हैं। इसके बाद है हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। जो ज्यादातर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे होती है, तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी था, ओके। उसके बाद है आपके पास which anatomical plan divides the body into interior, front and posterior section। अब सपोज कर लें कि आप अपने बॉडी को सपोज कर लें कि आप अपने बॉडी को किस एंगल से काटेंगे, जो जो आपका बॉडी होगा वो फ्रंट और बैक में सेपरेट हो जाएगा। तो ये सवाल यही कह रहा है, तो इसका जो जवाब है कॉर्नियल। अगर हम एनाटॉमिकली अपने बॉडी को कॉर्नियल प्लेन से कट करेंगे तो हमारे बॉडी का अगला हिस्सा अलग होगा और पिछला हिस्सा अलग होगा। यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि फ्रंट और बैक को अलग करना है। इसके बाद है हमारे पास द मेन मसल ऑफ द क्वाइट इंस्पायरेशन इज। जब हम सांस ले रहे हैं तो उस वक्त कौन सा मसल है जो रोल प्ले कर रहा होता है, तो वो है डायफ्राम। इस पे हमने बात की, जो कि थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। अब सेल के कुछ सवाल आ चुके हैं। द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। हमारे सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि एटीपी प्रोडक्शन में मदद देती है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन, ओके। तो ये बात आपने याद रखनी है। और एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके, जो कि हम एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ठीक है। तो ये सवाल आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो आपने कहना है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
और ये जो बायोएनर्जेटिक चैप्टर है इससे तो ठीक ठाक डिटेल में एटीपी भी बात हो सकती है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी बनते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सवाल आएंगे तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को किस चीज में पंप करेगा? तो इसका हमने हार्ट का जैसे स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसका जवाब है आयोटा। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेरेंक्स, क्योंकि ट्रेकिया, लंग्स और ब्रोंकाई ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। नोज हो गया, आपके लेरिंग्स हो गए, फेरेंक्स हो गए, ये आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये दोनों आप डिफरेंस याद कर लें। द लेयर ऑफ द स्किन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू सेल, हमारे स्किन का वो कौन सा लेयर है जो हमारे बॉडी में न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, बीटा एपिडर्मिस। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल बाय इंसुलिन, मतलब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाए बॉडी के अंदर इंसुलिन के जरिए। तो इस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आपने पढ़ा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो एक जगह से दूसरी जगह तक एक चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर एनर्जी चाहिए तो उसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एनर्जी नहीं चाहिए तो उसको हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है लेकिन किसी और चीज की मदद से, तो इस किस्म के आप ट्रांसपोर्ट को क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके। तो उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली सीक्वेंस ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट आर्टरियम। जैसे ही आप अब एक मतलब आपने हार्ट बनाया है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो राइट आर्टरियम में आता है, उसके बाद कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज, क्या पल्मोनरी आर्टरीज उस ब्लड को कैरी करके कहाँ जाएंगे? लंग्स के अंदर। और लंग्स से वो पल्मोनरी वैन के जरिए ब्लड वापस आएगा कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल्स, अब लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर पूरे बॉडी के अंदर। अगर अगर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी आपको बना के दिखाऊं तो यो आपको, ताकि ये थोड़ा समझ आ जाए, तो ये हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इसको थोड़ा सा बना लें, ठीक है? तो ये रहा हमारा हार्ट, ठीक है? ये बना दिया, हम पूरा तो नहीं बना सकते लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ये रहे हमारे राइट आर्टरियम। अब सबसे पहले ब्लड इधर आएगा। अब ये जो ब्लड है ना राइट आर्टरियम में, ये बात याद रखें, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। कल सवाल ये भी आ सकता है कि राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो जवाब आएगा कि इनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है? तो इनमें ब्लड आएगा इसके जरिए, ये रहा आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है? अब यहाँ से ब्लड इधर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ये जो ब्लड को अभी मैं लेके जा रहा हूँ, ये कौन लेके जा रहा है लंग्स की तरफ? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? तो देखो पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी होके वो डीऑक्सीनेट ब्लड को लेके जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा कि ये लंग्स इसको ऑक्सीनेटेड करेंगे, ऑक्सीनेटेड करने के बाद यही पल्मोनरी वैन के जरिए वापस आएगा हार्ट की तरफ, और हार्ट फिर सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू इसको पूरे बॉडी में, ठीक है? तो अब ये जो मैंने अभी बताया है इसको अगर आप नोट करें तो इसके ब्याह पे जो इसका ऑप्शन ठीक बन रहा है, दैट इज सिंपली राइट ऑप्शन ए। सबसे पहले है हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्योंकि सबसे पहले राइट आर्टरी, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे ही वो लंग्स में चला जाएगा, ठीक है? अब बहुत ही आसान सवाल है नेक्स्ट। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा बोन है वो कौन सा है? सिंपली फ्यूमर, इसको तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है हमारे पास द साइनोवियल जॉइंट इन अ जॉइंट इज प्राइमरली सीक्रेट, मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड होता है साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, इस फ्लूइड को कौन सीक्रेट करवाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसका जो जवाब है वो है साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड को सीक्रेट करता है। अब इस फ्लूइड को सीक्रेट क्यों किया जाता है? ताकि फ्रिक्शन को रोका जाए, ठीक है?
अगर फ्रिक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू डैमेज होंगे तो पूरा ऑर्गन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस फ्लूइड को जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो साइनोवियल फ्लूइड एक लिब्रिकेंट के तौर पर प्रोड्यूस करता है जो कि इस जॉइंट में रहती है। उसके बाद है हमारे पास व्हिच ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मास्टर ग्लैंड है, ये आप सबको पता होगा, दैट इज सिंपली पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं इतना बता सकता हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। अब इसका जो सिंपल रीजन ये है कि क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स को क्या करता है, मोनिटाइज करता है, दूसरे जो ग्लैंड है उनको मॉनिटर करता है, उनको ऑर्डर्स पास करता है, उनसे काम लेता है, इसलिए इनको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिब्रस जॉइंट। वो कौन सा जॉइंट है जो फिब्रस जॉइंट का एग्जांपल है, तो दैट सिंपली सूचर्स इन द स्किन। अब जो फिब्रस जॉइंट होते हैं ना वो इमूवेबल होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो हमारे हेड में बहुत सारे स्विचर्स हैं, बहुत सारे जॉइंट हैं, लेकिन हम उनको मूव नहीं करवा सकते, देखें, इसलिए हम इनको कहते हैं ये फिब्रस जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द टिश्यू टाइप दैट लाइन्स द ब्लड वेजल्स एंड हार्ट चैम्बर। वो कौन से टिश्यूज हैं जो कि ब्लड वेजल्स के साथ होते हैं और हार्ट के चैम्बर्स में भी। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद है मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उनका काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। तो आप सबको पता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं आरबीसीज। जो आपके रेड ब्लड सेल हैं आरबीसीज, सॉरी, इनके अंदर होते हैं एचबी, हेमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है। एक हेमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये रहा, और सॉरी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये रहा ऐसे 4 ब्लैंक, और यहाँ पर भी आयरन होगा, यहाँ पे भी आयरन होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो हर एक आयरन मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन आके बाइंड होगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। तो ये बात आप याद रखें कि एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग है, एक हेमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं, एक आयरन से एक ऑक्सीजन बाइंड होता है, तो मतलब एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने साथ ले सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी माइंड में होना चाहिए कि वाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों है, हालांकि मैंने ये सब हाईलाइट रेड से किया है। तो रेड ब्लड का कलर हेमोग्लोबिन की वजह से, ये भी माइंड में रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं ताकि हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जा सकें। ओके, ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं द फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जो वेंट्रिकल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक होता है रिलैक्स, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अ, अब तब वो कौन सा फेज होगा, तो ये है सिस्टोल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो तो फॉलोइंग इज प्राइमरी केमिकल बफर सिस्टम। नीचे दिए गए ऑप्शन में प्राइमरी बफर सिस्टम कौन सा है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम सबसे प्राइमरी ये है। द पिगमेंट दैट गिव्स द स्किन इट्स ब्राउन कलर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन। हमारे बॉडी में कौन सा पिगमेंट है जो हमारे बॉडी को ब्राउन कलर देता है और यूवी पिगमेंट से भी हमें बचाता है, तो इट इज सिंपली मेलानिन। मेलानिन वो पिगमेंट है जो हमारे बॉडी को जो ब्राउन कलर देता है और इसको यूवी लाइट पिगमेंट से भी बचाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारी लार्ज आर्टरी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द बॉडी। वो कौन सा आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। मैं पहले ये बात बता चुका हूँ, जितने आर्टरीज है सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय एक के जो है पल्मोनरी, और जितने वेन है सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा सिवाय एक के जो है पल्मोनरी वेन। तो इसका आयोटा होगा आंसर। और द स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्शन मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्शन विच इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो विटामिन B12 और साल्ट की एब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो आप इसके ऑप्शंस देख लें। ओके, तो इसका हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो है इलियम।
जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डिड्यूनम, जिजेनियम, मीडियम तीनों, तो जहाँ पर विटामिन B12 और साल्ट की बाइल साल्ट की एब्जॉर्प्शन होगी। द बॉन्ड दैट फॉर्म्स फ्रॉम द प्रोमिनेंस ऑफ द चीक, जो हमारे चीक हैं, चीक के प्रोमिनेंस मतलब चीक के जो ऊपर आपके बॉन है, उस बॉन का नाम क्या है? सो आप सबने ये पढ़ा होगा, दैट इज सिंपली जाइगोमेटिक बॉन्ड। ये ऑल और नन की बात कर रहा है। द रिफ्लेक्स सेंटर दैट रेगुलेट द रेस्पिरेशन इन द ब्रेन इज लोकेटेड, हमारे ब्रेन में वो कौन सी पार्ट है जो कि हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है? तो इसका जो जवाब है वो है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि हमारे बॉडी के वाइटल साइंस को कवर करती है। तो रेस्पिरेशन भी एक वाइटल साइन है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द इम्यून सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हमारे जो फंक्शनल सेल्स हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ इम्यून सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, हमारे बॉडी में जो कौन सी चीजें हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वही एंटीबॉडीज बनाती हैं। और कब बनाती हैं? जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन्वेड करे। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगी तो फॉरेन पार्टिकल के रिस्पॉन्स में हमें हमारा बॉडी क्या बनाएगा? एंटीजन बनाएगा। तो इसको आप अगर देख लें तो ये अगर ये रहा हमारा बॉडी, अब बॉडी के अंदर जब भी कोई भी पार्टिकल एंटर होगा तो उसको उस पार्टिकल हम क्या कहेंगे? एंटीजन। उस एंटीजन को, ये रहा हमारे बॉडी के अंदर वो फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो इस एंटीजन के लिए हमारा बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बनाएगा कौन? तो वो होते हैं सिंपली बी लिम्फोसाइट, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं। ओके, तो अब हम इसको खत्म करते हैं और वापस चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द टर्म सिस्टमेटिक सर्कुलेशन रिफर्स टू द ब्लड फ्लो, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हम फिर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हार्ट से ब्लड लंग्स तक जाए और फिर स्पाइनल कार्ड तक जाए, फिर हम इसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहेंगे। या हार्ट से बॉडी और टिश्यू तक जाए, या लंग्स से हार्ट तक, फिर बैक, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, इनमें से कौन सी जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है, कौन कौन सी जगह पर जिसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करेंगे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा, बॉडी टू हार्ट टू बॉडी टिश्यूज एंड बैक। The part of the neuron that receive signals from other neuron is called, हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, आप सबको पता है, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या करते हैं? सिग्नल्स रिसीव करते हैं। जैसे कि अगर हमें चोट लगती है तो ये हमारे दिमाग को कैसे पता चलता है? तो ये न्यूरॉन्स ही हैं जो हमारे बॉडी में कुछ भी होता है तो उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है उसको अगर हम थोड़ा सा देख लें ताकि ये आपको सही से समझ आए, तो आ, हम बना लेते हैं न्यूरॉन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। तो ये न्यूरॉन कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ से थोड़ा ओपन कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पर उनके होते हैं डेंड्राइट्स। क्या? इसको कहते हैं सोमा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये होता है सोमा और ये होता है एक्सॉन, ये होता है साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, तो असल में एक न्यूरॉन को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमेशा कहाँ से मिलती है? वो यहाँ डेंड्राइट से मिलती है। यहाँ डेंड्राइट्स में इंफॉर्मेशन आएगा, ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा, आगे जाएगा। सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो साइनेप्स बनती है, ये सब आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन फिलहाल हमारे एमसीक्यूज के लिए इतना समझना काफी था कि न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन, या न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? तो दैट इज सिंपली नथिंग बट जस्ट डेंड्राइट्स। ओके, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है उसका मसल नहीं है। अब ये कौन सा नहीं है ये आप बताएं। ये है मिस्टर है, ऑर्बिक्यूलरिस ओकुली है, ज़ाइगोमेटस मेजर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। प्राइमरी साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, लंग्स में गैसेस एक्सचेंज का प्राइमरी साइट कौन सा है? सिंपल अल्वियोलाई।
which एक बात और भी याद रखें, जो हमारे लंग्स हैं, जो राइट लंग होता है उसके अंदर जो ब्लैंक्स होते हैं वो, या जो चेम्बर्स होते हैं या जो लूप्स होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट के अंदर टोटल 4 है ना, ऐसे ही हमारे लंग्स के अंदर भी चेम्बर्स होते हैं, लूप्स होते हैं। जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लूप होते हैं और जो लेफ्ट होता है उसके अंदर 2 होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और थोड़ा सा जो हमारा लेफ्ट लंग है वो राइट लंग से छोटा है। इसका वजह ये है कि लेफ्ट लंग के नीचे हमारा हार्ट है। ये जो कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ ये भी ध्यान में रखते जाएं। इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू, व्हिच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैज द लार्जेस्ट ल्यूमेन एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस। अब ल्यूमेन क्या है, अगर मैं ये आपको थोड़ा समझा दूं स्टार्टिंग में, तो अगर ये कोई भी, ये हम एक मिनट, ये अगर कोई भी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ये जो इनकी ओपनिंग है, ये अगर ये ज्यादा वाइड होगी तो हम कहेंगे इनका ल्यूमन ज्यादा है, मतलब इस ओपनिंग को ये ल्यूमन कहते हैं। अगर ये बिल्कुल नैरो होगी तो हम कहेंगे इनका ल्यूमन कम है। तो वो कौन से ब्लड वेसल्स हैं जिनका ल्यूमन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इनको रेजिस्टेंस रुकावट नहीं होती। तो इसका जो सिंपल आंसर है आपके पास वो है वेन्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज वेन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच व्हाइट ब्लड सेल्स इंगल्फ द फॉरेन पार्टिकल। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो आप सबको पता है कि उस फॉरेन पार्टिकल को अटैक उस पर कौन करता है या उसको ईट कौन करता है, तो वो होते हैं डब्ल्यूबीसी। अब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जब कोई भी डब्ल्यूबीसी किसी फॉरेन पार्टिकल को, एंटीजन को इंगल्फ कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। ओके, उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एंडोक्राइन ग्लैंड दैट सीक्रेट्स थायरोक्साइन T4। अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये T4 और T3 जो हमारे हार्मोन्स हैं ये असल में थायराइड से रिलीज होते हैं। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए है। थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारे नेक में होता है, आप सबको पता है। उस ग्लैंड से 2 किस्म के हार्मोन्स, मतलब T3 और T4 दोनों रिलीज होते हैं, तीसरा भी होता है लेकिन यहाँ पर इनका जिक्र है। T3 और T4, अगर ये हार्मोन ज्यादा मिकदार में सीक्रेट होंगे तो इससे होगा हाइपोथायराइडिज्म, और अगर कम होंगे तो इससे होगा हाइपोथायराइडिज्म। इससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो भी आप देख लें कि अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो कौन सी डिजीज होगी, अगर कम सीक्रेट होगा जैसे कि मैक्सिमा है, कशिंग सिंड्रोम, ये ऐसी ऐसी डिजीजेस। उसके बाद है आपके पास एनाटॉमिकल टर्म फॉर द शोल्डर ब्लेड। जो आपकी शोल्डर है उसके ऊपर जो ब्लेड है उसके लिए आप कौन सा एनाटॉमिकल टर्म यूज करेंगे, सो दैट इज सिंपली स्किपुला। और यहाँ पर जो हमारा क्लेविकल होता है, यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है, ये क्या होता है, ब्यूटी बॉर्न होता है, जो कि फीमेल्स में अक्सर उनको ये होता है कि ब्यूटी बॉर्न नजर आनी चाहिए। सो दैट इज सिंपली इस एमसीक्यूज का होगा स्किपुला। उसके बाद है हमारे पास द मेजर वेन दैट ड्रेन्स द ब्रेन रिटर्न द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वो कौन सा वेन है जो आ, जो ड्रेन करता है ब्रेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को और उसको वापस लेकर आता है हार्ट की तरफ, दैट इज जुगुलर वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेंटर फ्लेक्सेशन ऑफ द फुट। वो कौन सी मसल है जो प्लेंटर फ्लेक्सेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फुट के अंदर। तो इसका एमसीक्यूज का जवाब आप बताएं कि इसका होगा क्या। तो आपने सोच लिया होगा, तो इसका जवाब है गैस्ट्रोसिनेमस, ऑप्शन बी। मेजॉरिटी ऑफ द लैम्प इज रिटर्न टू द ब्लड स्ट्रीम बाय। जो ज्यादातर लैम्प होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जो रिटर्न होता है वो कैसे होता है, किस जरिए होता है, तो इसका जवाब है थोरेसिक डक्ट के जरिए, ठीक है। इसके बाद है व्हिच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। कौन से ऑर्गन से जो जो हार्मफुल चीजें हमारे बॉडी में होती है उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स को खत्म करता है, और जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करता है। मेटाबॉलिक वेस्ट है जो उनको डिटॉक्सिफाई करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम जब भी आए तो वो डिटॉक्सिफिकेशन इज ओनली कंसर्न विद लिवर। और उसके बाद है द कंडक्शन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ नर्व इम्पल्स इज ग्रेटेस्ट इन अ फाइबर दैट इज। इसका आप क्या आंसर होगा इन अकॉर्डिंग्स टू यू,
जो स्मॉल डायमीटर का हो अनमाइलिनेटेड हो, स्मॉल डायमीटर को हो माइलिनेटेड हो, या लार्ज डायमीटर का हो अनमाइलिनेटेड हो। तो आपके बिहाफ पे इसका कौन सा आंसर होना चाहिए आप अपना सोच लें। और इसका करेक्ट आंसर जो बन हो रहा है वो है लार्ज डायमीटर माइलिनेटेड। उसके बाद लार्ज डायमीटर हो और माइलिनेटेड हो, और अगर अनमाइलिनेटेड होगा तो न्यूरॉन का जो सिग्नल होगा वो स्प्लिट आउट हो जाएगा। अब माइलिन शीट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक्सॉन जो है, ये जो एक्सॉन है न्यूरॉन का, न्यूरॉन के एक्सॉन पे होता है एक कवरिंग, उस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीट। एनाटॉमिकल रीजन, अब इसके बाद है एनाटॉमिकल रीजन टर्म फॉर द एरिया बिहाइंड द नी, बिहाइंड नी के बिहाइंड जो भी एनाटॉमिकल एरिया है उसको आप क्या बोलेंगे। द एनाटॉमिकल रीजन बिहाइंड नी, उसको आप कौन सा टर्म देंगे। तो वो है पॉप्लेटेड। उसके बाद है आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये सारे टर्म्स अभी हम एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लस माइनस चार्जेस होते हैं न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर के साइड, जो सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं। तो कह रहा है जब रेस्ट में होता है, जब न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं हुआ, न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस नहीं मिला, जब रेस्ट में है, तो उस वक्त मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है। तो ये आप माइंड में रखें, दैट इज नथिंग बट जस्ट -70 MB। ओके, तो द टाइप ऑफ मसल फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, वो कौन सा मसल है जो स्टमक के वॉल्स में होता है, दैट इज सिंपली स्मूथ मसल। और द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द वॉइस बॉक्स इज, जो हमारा वॉइस बॉक्स है जहाँ से हम हमारी आवाज बन रही है, उसको हम एनाटॉमिकल टर्म्स में क्या कहेंगे, दैट इज सिंपली larynx, also called vocal cord. The process of the blood cell formation, red blood cells in the bone marrow, आप सबको पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल जो आरबीसीज होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, बोन मेरो पे बनते हैं। तो बोन मेरो में जो आरबीसीज बन रहे हैं, इनके बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एरिथ्रोपोइसिस। ओके, सो ये कुछ एमसीक्यूज हैं। अब हम कंटिन्यू रखते हैं आगे।